नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज एक और खास विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं। और ये विषय इसलिए खास है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है जच्चा और बच्चा से, यानी एक मां और उसके नवजात से जुड़ा हुआ। एक मां ने लंबे अरसे तक तंबाकू का सेवन किया और इस वजह से उसका बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चे का रंग ही बदल गया। जी हां, मामला गुजरात के महसाणा का हाल ही में सामने आया। एक हॉस्पिटल में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा, ब्लड प्रेशर का लेवल भी कम होने लगा और इसके बाद तुरंत बच्चे को अहमदाबाद के एक नवजात बच्चों के जो अस्पताल है उसमें ट्रांसफर करना पड़ा। डॉक्टर ने बच्चे की बारीकी से जांच की तो मेडिकल रिपोर्ट और तमाम एडवांस जो जांचें हैं उससे यह पता चला कि बच्चे के शरीर में भारी मात्रा में निकोटीन था। तो आज की चर्चा में हम समझने की इसी को कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे के शरीर में निकोटीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई, उसकी मां एक लंबे अरसे से तंबाकू का सेवन कर रही थी। और यही हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि स्मोकिंग, तंबाकू या गुटखा, इन सभी को खाने से खास तौर पे महिलाओं की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। एक ब्रॉडर पिक्चर भी हम लेंगे कि आखिर तंबाकू जो है वो किस तरह से आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और बड़े बड़े जो गंभीर रोग हैं वो किस तरह से पनप रहे हैं। साथ ही ये किस तरह से महिलाओं के पूरे हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ता है, प्रेगनेंसी पर किस तरह से नुकसान पहुंचाता है और किस तरह की और चैलेंजेस आते हैं, इन सभी पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज की हमारी इस खास चर्चा में तीन बेहद खास मेहमान, अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपसे परिचय उनका करा दें। डॉक्टर अस्मिता महाजन हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन हैं, एसएल रहेजा हॉस्पिटल माहिम मुंबई में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अस्मिता आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ डॉक्टर सोनम तिवारी हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्ट्रियन, हीरानंदानी हॉस्पिटल वाशी, जो कि फोर्टिस अस्पताल का एक नेटवर्क है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर। और डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, जाने माने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायणा अस्पताल से। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले डॉक्टर अस्मिता, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आपने भी इस केस के बारे में पढ़ा होगा, जिस तरह की बातें सामने आई। इस केस में जन्म के बाद बच्चे का शरीर नीला क्यों हो गया? क्या उसकी वजह सिर्फ निकोटीन है या तंबाकू से इसका कोई और गहरा नाता है? जी, तंबाकू या निकोटीन या टोबैको का जो सेवन है या प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग की मात्रा ज्यादा होना, ये दोनों ही चीजें ना सिर्फ माँ लेकिन बच्चे के ऊपर भी काफी हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा कर सकते हैं। बच्चा ना रुकने से लेके बच्चा पैदा होने के बाद जो साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सभी निकोटीन से पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, कंसीव हो जाए तो भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब गर्भपात अपने आप से हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बेबी अगर होता भी है तो भी उसका जो जन्म का वजन है कम होना या पेट के अंदर उसकी जो ग्रोथ है उसकी वो बराबर से ना होना, ये भी पॉसिबल होता है। और अभी बच्चा पैदा होने के बाद उसमें क्या-क्या दिक्कत आ सकती है, तो एक तो उसके ब्रेन के ऊपर या उसके फेफड़े के ऊपर, दोनों पे डैमेज या साइड इफेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। निकोटीन या स्मोकिंग की वजह से ये होता है कि जो बच्चे को खून पहुँचाया जाता है प्लेसेंटा और जो मदर से नाल से कनेक्टेड रहता है बच्चा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है बच्चा, तो वहां से ही बच्चे को सारा पोषण और जो खून का प्रवाह या सर्कुलेशन बच्चे का मेंटेन रहता है। लेकिन निकोटीन की वजह से मदर का जो यूटेरस है मतलब जहाँ बच्चेदानी है, उसका जो छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं, वो कंस्ट्रिक्टेड मतलब सिकुड़ जाते हैं। उसकी वजह से खून का प्रवाह बच्चे को ढंग से नहीं मिल पाता है,
इसलिए बच्चे की ग्रोथ भी बराबर नहीं हो पाती है और आगे जाके जब बच्चा पैदा होता है, कई बार अगर फेफड़ा या ब्रेन में प्रॉब्लम हो इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जो लो लेवल ऑक्सीजन कई हफ्तों या महीनों से बच्चे को मिलता आता है, उसकी वजह से ब्रेन या फेफड़े में जो प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से बच्चा तुरंत ना रोना, मतलब अंदर ऑक्सीजन या सांस न ले पाना, ये कई बार पॉसिबल होता है। इसी कंडीशन में बच्चा नीला पड़ सकता है, जो कि पाया गया था ये केस में। और प्रॉब्लम ये है, जो माँ या किसी भी नॉर्मल इंसान को शायद नहीं पता होगा, जब आप स्मोकिंग या निकोटीन या तंबाकू का सेवन करते हैं, आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड या नाल है, बच्चे को जो खून का या ब्लड फ्लो मतलब सर्कुलेशन जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें बच्चे में 15% ज्यादा निकोटीन की लेवल पाई जाती है, जो कि माँ के ब्लड या खून में पाई जाती है, उससे ज्यादा बच्चे में मतलब फीटस जो अंदर है बच्चा आपके पेट में, उसमें 15% ज्यादा निकोटीन की लेवल पाई जाती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सेवन भी कर रहे हैं, तो बच्चा आपका 15% ज्यादा नुकसान सहन कर रहा है। अहम बात आपने कही और पूरा विस्तार से आपने बताया कि आखिर होता क्या है इस पूरे केस में। डॉक्टर सोनम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम इस केस में देख पाए कि डॉक्टरों ने अपनी कोशिश और मशक्क़त से बच्चे को इस पूरे जो रिएक्शन उसके पूरे शरीर में नज़र आया, उससे उसको निकाला, उसको और बेहतरी की ओर ले गए। लेकिन क्या तमाम उपाय करने के बाद भी जब इस तरह के लेवल बच्चे के शरीर में देखने को मिलते हैं या माँ के शरीर में तंबाकू पहले से मौजूद है और जाहिर सी बात है कि बच्चा जो पैदा हुआ है वो उसे बच्चे को फीड कराने या बाकी चीज़ों के ज़रिए भी माँ से उसका संपर्क होता रहेगा, क्या आगे भी बच्चे को खतरे की गुंजाइश बनी रहती है और अगर हाँ, तो वो किस तरह के खतरे होंगे? जी देखिए, जैसे अभी डॉक्टर ने कहा कि ये जो तंबाकू सेवन है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं है, क्योंकि ये जो तंबाकू सेवन है इस महिला में भी ये काफी समय से लॉन्ग टर्म से वो करते आ रही है, तो इसका इनके ऑर्गन्स पे ऑलरेडी काफी ज्यादा असर हो चुका है। जैसे हम प्री कंसेप्शन की बात करें, जो बहुत ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो बच्चेदानी है या फिर अंडाशय है, इन सब पे जो निकोटिन का असर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज ये करता है, ये है कि जो बेस लाइन डीएनए है, उसी चीज को वो खराब कर देता है। जब हमारा डीएनए ही खराब हो जाएगा, तो जो अंडाशय से अंडा निकलेगा वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा, भले ही ये माता ने सेवन किया हो या फिर पैसिव स्मोकिंग हो। जो अगर पिता उसके स्मोकर रह चुके हैं, तो आप समझ रहे हैं जो इनकी नींव ये बच्चे की बनी है, वो ही किसी तरह से पूरी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उनको डीएनए जो दे रहे हैं वो ऑलरेडी खराब डीएनए है। अब ये बच्चा पर फिर भी किसी तरह से अगर गर्भाशय में रह भी जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाके हमको ध्यान देनी पड़ती है, या जिस पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि स्मोकिंग बेसिकली करता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं अपने, उनको वो श्रिंक कर देता है। तो अगर आप सोचिए कि कोई पाइप है और उसमें कुछ अटक गया है, तो वो वहां से जिस फ्लो से पानी जाना चाहिए वो नहीं होता है। ये सेम थिंग अपने गर्भाशय में होता है कि बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, और एक मेव जिससे हम बच्चे को न्यूट्रिएंट मिल सकता है, वो है माँ का खून, जो कि ऑलरेडी टोबैको से बहुत लेवल में टोबैको उसमें है ऑलरेडी। तो ये अगर खून जब बच्चे को मिलता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलता है, बच्चा खुद से पूरे लेवल तक वो अच्छे से बड़ा नहीं हो पाता है, या फिर बहुत मात्रा में अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस भी होते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं, अगर उनमें 30% अबॉर्शन के रेट्स हैं, तो पैसिव स्मोकर्स या सेकेंड हैंड स्मोकर्स में भी 11% का
अबॉर्शन रेट्स है, ये ऐसी चीज है जो लोग ऐसे समझते नहीं है कि हाँ हमने स्मोकिंग नहीं किया पर बाजू वाला अगर कोई कर रहा है, हम उस पेट में उस बच्चे को उतनी ही हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे टाइम में अगर बच्चा जल्दी पैदा हो सकता है या फिर कभी कभी अचानक से बच्चा खत्म होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप समझिए कि ये बच्चा जो ऑलरेडी अंदर कमजोर है, अगर ये बाहर आता भी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी या प्रोग्नोसिस कितनी अच्छी हो पाएगी, बिकॉज इनके इस बच्चे के लंग्स ऑलरेडी बने नहीं है, जिस जिस लेवल पे ये बनने चाहिए वो नहीं हो रहा है। ब्रेन का जो स्टिम्युलेशन है वो डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जिसमें से हम सांस लेते हैं वहां पे पूरा टार चिपक जाता है। प्लासेंटा यानी वार, उस पे पूरा टार चिपक जाता है, जो खून जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो एक्चुअली बाहर आने के बाद जो ये बच्चे की स्ट्रगल है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे बिल्कुल। स्टार्टिंग के ही कुछ दिनों में बहुत सारे ड्रग्स या वेंटिलेशन ये सब की चीजों का बहुत उपयोग करना पड़ता है। और यहाँ पे ये पीडियाट्रिशियन टीम का बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो खुद से आगे जाकर नहीं साहस, बेसिक चीज जैसे सांस नहीं ले पाते हैं, इनको आगे इनकी जिंदगी ठीक करना या फिर इनको ऑक्सीजन पहुंचाना या बेसिक केयर देना, ये बहुत जरूरी है। तो ये सर्वाइवल एक्चुअली जो इमीडिएट डिलीवरी के बाद ये बहुत मुश्किल होता है इन लोगों में। बहुत अहम बात आपने कही और जो आंकड़े आपने पेश किए कि न सिर्फ जो लोग इसका सेवन करते हैं बल्कि पैसिव स्मोकिंग, यानी कि अगर माँ स्मोकिंग नहीं कर रही है और पिता या घर में के कोई बाकी सदस्य जो लगातार माँ के संपर्क में हैं, अगर वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे भी बच्चे के खतरे का जो जो प्रतिशत है वहाँ पे वो कम नहीं है, वो बहुत छोटा मार्जिन है। और ये वाकई चिंता की बात है। कितनी बातें जो विस्तार से उन्होंने बताई उसमें ये बातें सुनते हुए इतनी तकलीफ हो रही है कि बच्चा कितना स्ट्रगल करता होगा अगर इस तरह की तकलीफ उसे होती है। चलिए डॉक्टर अंशुमान कुमार, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक बड़ा बेसिक कंसेप्शन बना दिया गया है, जब भी कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो वो एक दलील देता है कि साहब बड़ा स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से हम इसे ले रहे हैं। हम कोई बहुत जजमेंटल व्यू भी ना रखें, लेकिन आजकल जो है वो महिलाएं बहुत ज़्यादा उनमें स्मोकिंग और अल्कोहल के सेवन की का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। और इन सब के बीच में बार बार अपनी मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस से बचने की बात कही जा रही है। आपका नज़रिया क्या कहता है, किस ओर जा रहे हैं हम और कितने बड़े खतरे को हम दावत दे रहे हैं? जी। प्रशांत जी, देखिए जो बात आपने उठाई कि ये समस्या बढ़ रही है, महिलाओं में बढ़ रही है। मैं जब पब्लिक प्रेजेंटेशन के लिए जाता हूँ उसमें एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी मैंने की कि क्या रीजन है जिसमें 3 रीजन टॉप आए स्मोकिंग या टोबैको किसी भी तरह का। हिंदुस्तान में स्मोकिंग से ज्यादा च्यूइंग टोबैको मतलब गुटखा, खैनी, पान, इस तरह की चीजें ज्यादा कॉमन है। उसके बाद है सिगरेट और बीड़ी। मैंने पूछा, 3 चीजें मिली। पहली चीज जो आपने कही, तनाव। तनाव कम होता है और हमें फिट रखने में मदद करता है। उनसे मैं ये कहता हूं कि ऑफिस आवर में 2 मिनट का यौगिक एक्सरसाइज, यौगिक स्ट्रेचिंग, उससे ज्यादा आपको फिट रखेगा, ज्यादा एक्टिव रखेगा, तनाव कम करेगा। दूसरा जो मिला मुझे कि किक मिलता है, अलर्ट एक्टिव रहते हैं। उनसे मैं हर समय कहता हूं कि आप जिंदगी को किक कर रहे हैं, ये किक आपको मिल नहीं रही है, जिंदगी आपकी किक हो रही है। और तीसरी चीज कहते हैं स्टेटस सिंबल। सो कॉल्ड जो फिल्म के हीरो हैं जो प्रचार प्रसार करते हैं, उसको देख के हमने चालू किया था। उनको मैं कहता हूं आपके हीरो नहीं है, एक नाचने वाले हैं, पैसे लेकर नाचते हैं, उनको कॉपी मत कीजिए। समाज का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल वर्ग, उनको देखिए, वो आपके हीरो हो सकते हैं। 3 चीजों के चक्कर में ये बढ़ा। महिलाओं में एक बड़ी अच्छी स्टडी आई। अमेरिकन महिलाओं में अब स्मोकिंग का इंसिडेंस कम होने लगा। भारत में बढ़ा है, चाइना में बढ़ा है। तो स्टडी में ये देखा गया कि महिलाओं में ऐसा क्या हुआ। तो एक जो आजकल ये चल रहा है, कुछ लोग फेमिनिस्ट ग्रुप के होंगे, नाराज हो जाएंगे इस बात के, लेकिन स्टडी को मैं कोट कर रहा हूं, जिसमें देखा गया कि पुरुषों की बराबरी के चक्कर में महिलाओं ने पीयर प्रेशर में पहले स्मोकिंग चालू की, बाद में इस पे डिपेंडेंसी हो गई। पहले पीयर प्रेशर, फिर साइकोलॉजिकल स्मोकिंग पे चले गए कि अब इसके बिना रहा नहीं जाता है। हाथ में सिगरेट लेना इंटेलेक्चुअल की निशानी बनने लगी, जो कि नहीं थी। एक हाथ में चाय या शराब का प्याला और एक हाथ में सिगरेट। तो ये महिलाओं को
ढकेल दिया स्मोकिंग अल्कोहल के चक्कर में, जो कि हमारे हिंदुस्तान के संस्कार संस्कृति में ये चीजें नहीं थी। अब ये कहाँ कहाँ तंबाकू आपको गर्भ से लेके गर्भ तक हर जगह तंबाकू नुकसान कर रहा है। जैसे अब आप जिस केस पे आज इंडेक्स केस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, गर्भ का सवाल है, और अंतिम समय में कैंसर, हार्ट डिजीज और लंग्स प्रॉब्लम, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, यंग लोगों को, लड़कों को हर समय मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंस, इरेक्शन का नहीं होना, बांझपन, ये कॉमन हो गया। तो क्या किसी ने आपको समझाया? सिर्फ लिख देना कि स्मोकिंग या तंबाकू स्वास्थ्य के हानिकारक है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर यंग लड़कों को, यंग लड़कियों को ये समझाया जाए कि बांझपन होगा, इम्पोर्टेंसी होगी, इरेक्शन की प्रॉब्लम होगी, और जो बच्चे आपके पेट में पलेंगे वो बच्चे की चॉइस नहीं थी आपके पेट में आना, आपकी चॉइस थी बच्चे को लाना, उनको दम घोंटू क्यों कर रहे हैं? उनका दम घुटा हुआ है आपके पेट में रह के। ऐसा ना करें तो बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल अहम बात आपने कही और वाकई इस चीज़ को समझने की वाकई आवश्यकता है। और यही है कि हम थोड़ा-सा चीज़ों को बड़े इत्मीनान से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है ये कि इस तरह के केस सामने आएँ और फिर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, और ये चर्चा बहुत गंभीर है। बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम आदत में हमें आते जा रहा है। फिर अब इसका समाधान क्या है? मैं बारी-बारी से समाधान जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर स्मिता, आप बताएँ, अब रास्ता क्या है? जो लोग कह देते हैं कि साहब मैं तो बहुत आदतन कैदी हो चुका हूँ इस बुरी लत की वजह से। फिर समाधान क्या है? ये एक पहले हमें याद रखना है कि निकोटीन या तंबाकू का जो एडिक्शन रहता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। अल्कोहल के एडिक्शन से भी ज्यादा स्ट्रांग निकोटीन या स्मोकिंग का जो एडिक्शन रहता है वो रहता है। तो एक दिन आ गए और हम लोग ने सपोज मदर को या महिला को या उसके हस्बैंड को बोल दिया कि बस क्विट करना है, तो ये तो होने नहीं वाला है। हमें उन्हें सपोर्ट देना है, समझाना है हर एक चीज, हेल्थ के साइड इफेक्ट जो बच्चे पे होंगे और खुद पे होंगे। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, बच्चे के ऊपर ये बाद में भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये भी उन्हें समझाना है। ये सब समझाने से ही उनको उनका जो मेंटल एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा शायद, और फिर वो डी एडिक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। अ, अगर बेबी नीला पैदा हो जाता है जैसे कि ये केस में हुआ, उसका आगे का फुल लाइफ भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ब्रेन डैमेज बहुत ही पॉसिबल है इस केस में। जबकि वो बच्चा बाद में निकोटीन लेवल ठीक होने से और ट्रीटमेंट से ठीक भी हो गया, डिस्चार्ज भी हो गया शायद, लेकिन आगे का उसका डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है। आगे जाके अगर पैसिव स्मोकिंग चालू रहा घर में, तो बच्चे को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये बहुत ही जरूरी बात है जो हर एक पेरेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप स्मोकर है, आपका बेबी जो लेस देन 1 ईयर का है, मतलब 1 साल के अंदर के सभी बच्चों को जिनके घर में कोई भी स्मोकिंग करता है, वो ये रिस्क रहता है। अभी ये सब नजर रखते हुए उन्हें डी एडिक्शन की तरफ लेके जाना है। तो तुरंत तो क्विट नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अभी प्रेग्नेंट है, तो ये सबसे सुंदर रीजन है आपको आज से ही स्मोकिंग क्विट या तंबाकू क्विट करने का, या डी एडिक्शन की तरफ की जर्नी पे बढ़ने का। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अलग अलग तरीके आजकल अवेलेबल है, जैसे कि पैचेस अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल है, च्यूइंग के लिए गम अवेलेबल है, और आजकल इवन स्प्रे अवेलेबल होते हैं, जो कि एक डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही शुरू करना चाहिए। कितनी क्वांटिटी अलाउड है वो सब देख के, और धीरे धीरे स्टेप वाइज डी एडिक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत ज़रूरी था ये ज़रा समझने की कोशिश करना कि करना क्या है, तरीके क्या हैं, समाधान की ओर ज़रा हमें देखना है। डॉक्टर सोनम, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान, जब हम बार जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने भी कहा कि सबसे बेसिक रीज़न लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेस है, इससे थोड़ा सा उनको इससे राहत मिलती है। प्रेगनेंसी के पहले अगर किसी को आदत है वो तो हमने जिक्र कर लिया। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कई बार महिलाएं स्मोकिंग शुरू कर देती हैं, तो नुकसान ज़्यादा किस में, और क्या वजह है, क्या साइकोलॉजी होती है? क्योंकि हम मानते हैं कि आमतौर पर जब कोई महिला गर्भवती होती है तो डॉक्टर ढेर सारी हिदायतें उन्हें देते हैं, बताते हैं उन्हें क्या करना है, क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से परहेज़ रखना है। उसके बावजूद
क्या वो साइकोलॉजी है कि लोग बच्चे को खतरे में डाल लेते हैं? देखिए, जैसे एक पेशेंट हमारे पास आती है पहली बार, कंसीव किया है। ये बहुत कम होता है कि प्रेगनेंसी में पेशेंट्स स्मोक करने लगते हैं, बिकॉज ये जो पहला कंसल्टेशन होता है पेशेंट और डॉक्टर का, जो फर्स्ट मीटिंग होता है, उसमें बहुत बहुत जरूरी होता है एक डॉक्टर को पेशेंट को समझाना कि इस प्रेगनेंसी में क्या सही क्या गलत है और क्यों सही और गलत है। जैसे हम बेसिक डाइट से बात करते हैं तो आपने ये खाना चाहिए, वो करना चाहिए, इन सब के साथ आपने ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को कितनी तकलीफ होगी, या वो बच्चा जो अपने पूरी क्षमता से बड़ा नहीं हुआ है, वो बच्चा जब लाइफ में आएगा तब आपको क्या तकलीफें होंगी। ये सब कंसल्टेशन और काउंसलिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। ये स्मोकिंग एक प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये कपल को समझाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर अभी डॉक्टर ने कहा कि घर में भी पैसिव स्मोकिंग जो होता है, कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमको घर में स्मोकिंग नहीं करना है, पर वो बाहर जाके स्मोक करके आते हैं और सेम बेड यूज करते हैं अपने लिए और बच्चे के लिए। इन बच्चों को भी आगे जाके अस्थमा और के जो चांसेस है और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस है होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक जो काउंसलिंग है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्रेगनेंसी के पहले क्यों नहीं और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जो निकोटीन में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या टार होता है, ये अपने ब्लड के साथ जब मिक्स हो जाता है तो एक नॉर्मल इंसान में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का लेवल 1% है तो वही एक स्मोकर में ऑलमोस्ट 4% तक चला जाता है। तो आप अपने शरीर को तो तकलीफ दे रहे हैं, पर डेफिनेटली वो जो बच्चा आपके पेट में है जिसको आपने लाना का डिसाइड किया, उसको क्यों तकलीफ दे रहे हैं। तो ये काउंसलिंग, एक जानना कि आपको स्ट्रेस कौन से लेवल पे है और क्यों है और इसका क्या क्या समाधान है, जैसे योगा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन मेडिटेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं, या काउंसलिंग जहां आप बताइए तो हम समझे कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका क्या सल्यूशन है, क्योंकि सल्यूशन तो है डेफिनेटली। निकोटीन क्विट करना आसान नहीं है, बट पॉसिबल डेफिनेटली है। नहीं है, लेकिन एंड इच्छा मे बी शक्ति 8 to बहुत मायने 12 रखती है वीक्स। इसमें, और इसमें आपकी जो विल पावर है बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो यही है कि विकल्प हैं आपको बेहतर जिंदगी अपने बच्चे को देने के लिए, उसे इन सब खतरों से बचाने के लिए, तो क्यों धकेल रहे हैं। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अंशुमान मैं आपसे लूंगा। तंबाकू का जिक्र जब भी आएगा तो बिना कैंसर का जिक्र या कैंसर से उसके संबंध की बात अधूरी रह जाएगी। क्या फिलहाल ताजा स्थिति है तंबाकू और कैंसर के कनेक्शन की? बहुत अहम। देखिए, तंबाकू से संबंधित जितने कैंसर हो रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल भी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे संभव दिख नहीं रहा है। अगर तंबाकू बंद कर दिया जाए और उससे संबंधित कैंसर, मालूम है 40 से 42% कैंसर का लोड हिंदुस्तान में कम हो जाएगा। इतने कैंसर तंबाकू से संबंधित है। और हर अंग का कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, फूड पाइप के कैंसर, फेफड़े कैंसर, सभी लोग जानते हैं। पेशाब की थैली का कैंसर और अन्य कैंसर, स्तन कैंसर, सबका इससे लिंक जोड़ा गया। तो कैंसर का बिल्कुल सीधा लिंक है। अब तंबाकू से जुड़े अर्थशास्त्र को भी समझ लीजिए, टोबैको इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं। तंबाकू बैन करने की बात जब भी मैं नेताओं से कहता हूं तो उनका एक ही फॉर्मूला आता है कि डॉक्टर साहब तंबाकू बैन कर देंगे, फंडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं टोबैको लॉबी के द्वारा। उनके लिए टोबैको इकोनॉमिक्स में समझाता हूं कि जितने पैसे तंबाकू से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कंट्री के लिए, जो भी कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहा है उसके इलाज पे, उससे होने वाली बीमारी का इलाज, स्पेशली कैंसर, दूसरा हार्ट डिजीज, उसमें उससे 10 टाइम्स पैसे खर्च हो रहे हैं कंट्री के। पहला इकोनॉमिक्स। जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपने बात कही इच्छा शक्ति, वही सबसे महत्वपूर्ण है छोड़ने के लिए। उनसे मैं 2 तरीके बताता हूं कि अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो एक गुल्लक रखिए, एक सिगरेट पीजिए, उसमें 50 रुपए डाल दीजिए और जितने सिगरेट पीते जाइए 50 रुपए डालते, क्योंकि जब आपको बीमारी होगी तो इसी प्रोपोर्शन में आपका पैसा खर्च होगा। तो उनको बात जचती है।
जब जो छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए तो कहते हैं मुझे विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ एक काम करो कि गुल्लक लो और जितने सिगरेट खरीदते हो उतने पैसे तुम डालते जाओ। दिन में 10 सिगरेट पीते 10 सिगरेट के पैसे गुल्लक में डाल दो। महीने भर बाद इंसान रियलाइज करता है कि मैं कितने पैसे खर्च कर रहा था। तो ये इकोनॉमिक्स उनको समझाने की जरूरत है। कैंसर के इलाज में ये स्मोकर नेग्लेक्ट भी हो रहे हैं, मतलब उनको लगता ही नहीं मुंह में छाले हो गए, कैंसर बन गया, उनको लग रहा है कि तंबाकू चबाने के कारण छाले हो रहे हैं, कैंसर एडवांस स्टेज में आता है तो उसका भी। तो ये ऐसी मिली जुली एक मकर जाल बना चुके हैं तंबाकू का, जो पब्लिक को डिकोड नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश इससे है, क्योंकि आदर्शवादी नीति तो ये है कि तंबाकू बंद हो जाए, जो नहीं होगा मुझे मालूम है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इंसान जागरूक हो जाए और तंबाकू पे वैसे ही छोड़ दे जैसे आपकी जरूरत नहीं। बीमारियां खत्म होगी, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, कंट्री की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर अंशुमान ने तस्वीर खींची कि क्या स्थितियां हैं और हर पहलू पर बातचीत की। ये चर्चा मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से कंक्लूड हुई है। हमने कोशिश की कि बिना किसी बहुत ज़्यादा आपको किसी तरह से डराए हुए हम समझने की कोशिश करें कि ये जो एक केस स्टडी के आधार पे हमने एक ब्रॉडर पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश की, देखने समझने की कोशिश की कि आखिर क्या दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ खड़े हैं हम और किस तरह से तंबाकू जो है वो हमारी जिंदगी को, हमारे नवजात को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर अस्मिता और डॉक्टर सोनम। आप सभी का बहुत ही शानदार विश्लेषण आप सभी ने किया और तमाम जो आंकड़े आपने सामने रखे और तमाम जो समाधान आपने सामने रखे, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या जो लोग भी इन सब चुनौतियों से सामना कर रहे हैं उन सभी के ये काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का जुड़ने के लिए। कंज्यूमर स्किंग में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।